हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, और आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, पेपर सेकंड वालों के लिए भाई। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर सेकंड वालों के लिए है, पेपर फर्स्ट वालों के लिए नहीं। और आपको बता दें, ये प्रैक्टिस सेट सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा 24 में, 25 में, 26 में, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नॉलेज और अनुभव दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता भाई, ये हमेशा लाभकारी ही होता है। और आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट जो है ना, 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं वे लोग जाएं और पिछले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। और आपको बता दें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ डिटेल सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आपको बता दें कि जो है अब इजी का टाइम ओवर। ठीक है, अब जो होगा इजी टू हार्ड पेपर होगा। ठीक है, अब हम लोग तैयार हो रहे हैं हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई। अब हम लोग हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे सीटेट का एग्ज़ाम करीब आता जाएगा, वैसे वैसे सीटेट के क्वेश्चन जो हैं वो हार्ड होते जाएंगे। ठीक है, और आप लोग जानते ही हैं कि अब लड्डू क्वेश्चन नहीं आने वाले भाई सीटेट के एग्ज़ाम में। अब अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता भाई सीटेट के एग्ज़ाम में, तो ये भी बहुत ही इसको ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप कहेंगे सर जो है हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएँ, टाइम ओवर हो गया। तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पहचानना है भाई। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। ठीक है भाई, सही है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। या फिर सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें रॉन्ग पूछा है ना, कौन सा कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होता है। और बाकी के सभी क्वेश्चन सही भाई, सभी क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई, सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण नहीं होती है बल्कि मोटी होती है। ठीक है, स्त्रियों की पतली अथवा तीक्ष्ण आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण होती है। ठीक है, जबकि पुरुषों की मोटी आवाज़ तारत्व कम होने के कारण होती है। एक बात याद रखिएगा, जब तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि पतली होगी, आवाज़ पतली होगी। जब तारत्व अधिक होगा, बता दिए, जब तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि जो है, आवाज़ जो है पतली होगी। और जब तारत्व कम होगा तो ध्वनि या आवाज़ जो होगी वो मोटी होगी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। जब तारत्व अधिक होगा तो ध्वनि पतली होगी, जब तारत्व कम होगा तो ध्वनि मोटी होगी या तेज होगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये ग्रह हैं, कौन है भाई बताइए?
जल्दी बताइए। यूरेनस और नेपच्यून, बुध और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस, या फिर बुध और शुक्र। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, शुक्र और यूरेनस। ठीक है, सौर परिवार में शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगता है, जबकि यूरेनस अपने अक्ष या धुरी पर 10.8 घंटा में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है क्या भाई? मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद क्या है, जल्दी बताइए। अमोनिया क्लोराइड है, अमोनिया है, यूरिया है, या यूरिक अम्ल है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरिया। ठीक, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है। यूरिया अमोनिया की भांति जल में घुलनशील, परंतु अमोनिया की अपेक्षा बहुत की कम विषैला होता है। ठीक है, यूरिया अमोनिया की भांति जल में घुलनशील होता है, परंतु अमोनिया की अपेक्षा बहुत ही कम विषैला होता है। कौन? यूरिया। यह मनुष्य के मूत्र में उपस्थित होता है। कुछ ऐसे स्थलीय एवं जलीय जंतु जो जल का अधिक व्यय नहीं कर सकते, अमोनिया से यूरिया बनाकर गाढ़े घोल के रूप में इसका उत्सर्जन करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषता को नष्ट करती है? बताइए भाई कौन सी प्रक्रिया? दो टुकड़ों में काटना, मापन नहीं भाई, तापन होगा। ठीक है, ये तापन है, तापन। और गीला करना, पीटना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सील करना है भाई, गीला करना नहीं है। क्या ही बताएं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भाई। सील करना। ठीक है, टुकड़ों में काटना। ठीक, दो टुकड़ों में काटना, तापन, पीटना या सील करना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी, तापन और पीटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। दो टुकड़ों में काटने तथा सील करने से क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषता को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि क्षण चुंबक को दो टुकड़ों में काटने तथा सील करने से क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषता को नष्ट नहीं किया जा सकता, जबकि क्षण चुंबक को तापन प्रक्रिया यानी ताप देकर तथा उसे पीटकर उसकी चुंबकीय विशेषता को नष्ट किया जा सकता है। ओके, क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषता को कैसे नष्ट किया जा सकता है? उसे तपाकर, मतलब आग में तपा देने से उसकी चुंबकत्व का गुण जो है खत्म हो जाता है। और या तो फिर चुंबक को ज़्यादा पीट दो, ज़्यादा पीटने से भी चुंबक का चुंबकीय विशेषता खत्म हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? बताइए भाई सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा, जल्दी बताइए। उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी आपेक्षिक पद है। और दूसरा है
इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। या फिर बच्चे को सुस्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। या फिर अगला है प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श यह होगा कि बच्चों को प्रतिकारी उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों, आकारों एवं भारों की वस्तुओं को जल में तैरने संबंधी सिद्धांत यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग करके छात्रों को समझाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना, या फिर विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या की गई है, या फिर विद्यार्थी का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना, या फिर विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों के प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्यार्थियों को अंकुरण, ठीक है, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है, क्योंकि किसी कार्य को प्रायोगिक रूप से करके सीखने की शिक्षण विधि सबसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपयुक्त 3 कथनों में से केवल एक कथन सभी कथन अनुमान है, या फिर केवल कथन ए अवलोकन है, या फिर कथन ए और बी अवलोकन है, या सभी कथन अवलोकन है? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल कथन ए अवलोकन है। ठीक है, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। इसमें शिक्षार्थी यह अवलोकन करते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? बताइए भाई कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है?
ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं? या फिर केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं? या फिर यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? या फिर किसी पीपे यानी बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिनका कोई निश्चित उत्तर ना होता है या नहीं होता है तथा जिनमें चिंतन तर्क एवं कल्पना की प्रधानता होती है, ऐसे प्रश्न जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है तथा जिनमें चिंतन तर्क एवं कल्पना की प्रधानता होती है, मुक्त अंत प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है। यदि घर्षण बल ना हो तो हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं। घर्षण बल के ना होने पर ब्रेक नहीं लगेगी और गाड़ी के पहिए सड़कों पर फिसलने लगते हैं। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य का चलना फिरना उठना बैठना आदि संभव हो पाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई, कौन सा कथन सत्य है? सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप होते हैं। या फिर नियम दृष्टिगोचर तथ्यों से संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। या फिर वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। या फिर सिद्धांत केवल जीवन विज्ञान में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। ठीक है, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में यह कहा जा सकता है कि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों के मूल्यांकन कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशल का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। कागज पेंसिल परीक्षण, साक्षात्कार या प्रश्नावली या प्रेक्षण सूची? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रेक्षण सूची। ठीक है, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशल का मूल्यांकन करने के लिए प्रेक्षण सूची साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? बताइए भाई, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना,
विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना। जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। मूल्यों को आत्मसात करना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना तथा मूल्यों को आत्मसात करना, ये सभी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य होने चाहिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? बताइए भाई, किस प्रकार? पहेली प्रतियोगिता करवाकर, पोस्टर लगवाकर, निबंध लिखवाकर, या फिर बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्लों के लोगों को साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्लों के लोगों को साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखाचित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? बताइए भाई, क्या उद्देश्य हो सकता है? बताइए। पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले से पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके अपना तथा तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना, या फिर विद्यार्थियों को रेखाचित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखाचित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है, या फिर पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना, या फिर मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखाचित्र देता है या दिखाता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का यह उद्देश्य हो सकता है कि मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए।
बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, या फिर बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए। चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बी सी डी। ठीक, बी सी डी। ओके। धुआं ऊपर क्यों उठता है? इस विषय पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को चाहिए कि सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करें। बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए। चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। ओके, बी सी डी ऑप्शन सही है भाई, बी सी डी, ए नहीं सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आपके पास दो परख नलियां ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परख नली बी में फेनाप्थलीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। कैसे प्रतीत होंगे भाई? परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परख नली बी में फेनाप्थलीन भरा है। दोनों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर उनमें परख नली ए जो है पीला ही रहेगा, जबकि परख नली बी जिसमें फेनाप्थलीन भरा है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर वे रंगहीन नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हल्दी के पेस्ट से भरे परख नली ए तथा फेनाप्थलीन के जलीय विलयन से भरे परख नली बी में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर परख नली ए पीला तथा परख नली बी रंगहीन दिखाई देगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनीता परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परख नली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। पॉप की आवाज़ किस उपस्थिति की ओर संकेत करती है भाई? बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अनीता परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परख नली के मुख के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? बताइए भाई, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव होगा? कणों के रंग में बदलाव होगा, कणों के आकार में बदलाव होगा, कणों की संरचना में बदलाव होगा, कणों की दूरी में बदलाव होगा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, कणों की दूरी में बदलाव होगा। ठीक है, जब कोई तरल यानी द्रव से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है, जब कोई तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होता है तब
उनके कणों की दूरी में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि पदार्थों की ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था उनके अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर निर्धारित होती हैं। द्रव के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, उनके कणों के आकार, संरचना तथा रंग में बदलाव नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? हाइड्रोजन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हाइड्रोजन। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका उपयोग घरेलू या औद्योगिक ईंधन के रूप में सामान्यतः नहीं किया जाता, क्योंकि इसका सुरक्षित भंडारण कठिन है। ठीक है, इसे सुरक्षित रखना या इसे सुरक्षित स्टोर करके रखना बहुत कठिन है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कॉलम के जीवों का मिलान कॉलम में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है दही जमाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रोटोजोआ मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, और विषाणु जो होता है, विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। मिलान हो गया भाई। अब आप लोग इसका ऑप्शन तो लगा ही लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है भाई। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ओके, सभी रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, सभी रंगों की पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ द्वितीय रंजक यानी सेकेंडरी पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जिसे कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, जो नीले एवं लाल रंगों को अधिक परावर्तित करते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होता है, अतः सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण में आप लोग जानते ही हैं क्या बनता है, कैसे बनता है भाई। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस जल 12H2O मिल करके सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, प्रकाश लिख दे रहे हैं सिर्फ, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस
O2 प्लस 6H2O बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भाई। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। ओके, किसी पौधे से प्राप्त खाने योग्य भाग की वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? किसी पौधे से प्राप्त खाने योग्य भाग की वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है के आधार पर उसे फल अथवा सब्जी में विभाजित किया जाता है। फल सदैव पौधे के पुष्प से विकसित होते हैं एवं इसमें बीज पाए जाते हैं, अतः भिंडी एक फल है। जबकि पालक, आलू, मूली, गाजर व अदरक आदि सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पालक, मूली, गाजर, आलू, अदरक ये सब जो है सब्जियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये पौधों के अन्य भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियों आदि से प्राप्त होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन हमारी मदद करता है? बताइए भाई। तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, एड्रेनलिन। ठीक है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का एड्रेनलिन हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है। वृक्क के मेडुला भाग में स्रावित होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है। यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है तथा रोंगटे खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अधिवृक्क से यह जो है हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खंड फर्स्ट में दिए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड सेकंड से मिलाइए। ठीक है, मिलान करना है भाई। चलिए, जड़ किसका खाया जाता है भाई? गाजर। ठीक है, गाजर एक प्रकार का जड़ है। ठीक है, और तना गन्ना एक तना है भाई जो हम लोग खाते हैं। बीज मूंगफली एक बीज है भाई। ठीक है, और फल सेब एक फल है। ओके, मिलान हो गया। अब आप लोग आराम से अच्छे से ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूहों को दर्शाता है? बताइए भाई, वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग का समूह कौन सा है? जल्दी बताइए। खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वायरस द्वारा मनुष्य में खसरा, चिकन पॉक्स यानी चेचक, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, ट्रैकोमा, एड्स
आदि खतरनाक रोग होते हैं। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस द्वारा बच्चों में होता है, जिससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। चिकन पॉक्स अति सूक्ष्म वायरस के कारण होता है। चेचक में तीव्र ज्वर में शरीर में काफ़ी दर्द होता है तथा चेहरे और छाती पर धब्बे पड़ जाते हैं। हेपेटाइटिस एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। इस रोग में पेशाब भी पीला हो जाता है तथा खून में पित्त बढ़ जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? बताइए भाई, स्वपोषियों के समूह को कौन दर्शाता है? तुलसी, शैवाल, अमरबेल, छत्रक, या फिर शैवाल, पालक, टमाटर, केला। शैवाल, अमरबेल, केला, आम, पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, शैवाल, पालक, टमाटर, केला। ठीक है, ये सब स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन? शैवाल, पालक, टमाटर, केला। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका प्रयोग विभिन्न चरणों में होता है। जो इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई, बताओ? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण कहाँ है भाई? नंबर 1 पोजीशन अंतर्ग्रहण। ओके, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर होता है पाचन, दूसरे नंबर पर होता है पाचन, फिर तीसरे नंबर पर होता है अवशोषण। ठीक है, तीसरे नंबर पर अवशोषण होता है और चौथे नंबर पर होता है स्वांगीकरण। ठीक है, चौथे नंबर पर स्वांगीकरण और पांचवें नंबर पर निष्कासन। ठीक है, तो डी, ई, ए, सी, बी, कौन सा ऑप्शन भाई? देखिए भाई, मिलान करिए। डी, ई, ए, सी, बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। पहले पे आएगा अंतर्ग्रहण, दूसरे पे पाचन, तीसरे पे अवशोषण, चौथे पे स्वांगीकरण और पांचवें पे निष्कासन। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? बताइए भाई, विद्युत का चालक कौन नहीं है? आसुत जल, सिरका, नींबू का रस, लवण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन सही है? विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आश्रित जल। ठीक है, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता या विद्युत का चालक नहीं होता, जबकि सिरका, नींबू रस, लवण जल में सभी विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, सिरका, नींबू का रस, लवण जल, ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है माध्यम ए और माध्यम बी से। ठीक है, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, तुलना नहीं की जा सकती। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी, या फिर माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है, या फिर माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। ओके, माध्यम ए में प्रकाश की गति कम होगी
तथा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी, क्योंकि प्रकाश की गति विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में कम होती है। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ठीक है। या फिर हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है, या फिर हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और या बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, या फिर हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड यानी ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है भाई? बताइए। जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके। ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, या फिर ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। ओके, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक या ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, क्योंकि ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम होता है। ठीक, ब्लॉक का मतलब लोहे का टुकड़ा भाई, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो क्या पता चले कि भाई ब्लॉक मतलब समझ ही नहीं पाओ आप लोग, क्या बोलोगे कि सर ब्लॉक क्या कर रहे हैं। ब्लॉक मतलब लोहे का छोटा टुकड़ा। ओके, तो दोस्तों ये तो थे साइंस के 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन, और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अब धीरे धीरे हम लोगों का क्वेश्चन का वो डिफ़िकल्टीज जो है ना बढ़ती जाएगी, मतलब अब धीरे धीरे हम लोग हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इससे आपके मित्रों का भी भला हो सकता है। सीटेट का एग्ज़ाम कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है भाई, सबको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है, इसलिए इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अपने मित्रों में शेयर करिए और आपके मित्रों का भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।